हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण अकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे, अपने अपने घरों में अपना और अपने माता पिता का अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर सागर सिन्हा और स्वागत है आप सभी का इस परिवार अरुण अकेडमी में। दोस्तों जो छात्र कक्षा 10वीं में हैं उन्होंने आज अपने साइंस का पेपर दे करके आए हैं और ऑलरेडी जब मैंने काफ़ी बच्चों से अभी बात करी अलग अलग रीजन वाइज तो सभी का कहना ये था कि पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज मॉडरेट। अगर आपसे कोई इस बात को कह रहा है कि पेपर काफ़ी इजी था तो आपको इस बात को भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर वॉज नॉट दैट मच ऑफ इजी एंड नॉट दैट मच हार्ड। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, आपके टॉपिक से अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने शुरुआत से आपको चीज़ें बताई थी कि इस टॉपिक को पर्टिकुलरली ज़रूर पढ़ के जाना है और आपको क्वेश्चंस भी उनसे देखने को ज़रूर मिले हैं। मैं आज आपका ये सेट का क्वेश्चंस अब यहाँ पर करवाऊंगा। ये पूरा वीडियो सॉल्यूशंस होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे आपके जो आपने जो भी क्वेश्चंस टिक आउट करे होंगे, जो भी ऑप्शंस टिक आउट करे होंगे, उनके लिए आपको यहाँ पर आंसर्स मिलने वाले हैं, अप्रोच मिलने वाली है, एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। और अगर आप इस परिवार पे नए हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले और अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखो, अब जैसे टर्म 1 के एग्जाम्स हो रहे हैं, टर्म 2 की भी हम लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि टर्म 1 में हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अलग अलग रीजन वाइज जब मैंने बच्चों से बात करी, क्योंकि अभी सॉल्यूशंस बनाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया, ओके, काफी थोड़ा सा डिले हो गया, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा रिव्यू ले रहा था बच्चों से कि हाँ अलग अलग रीजन वाइज किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या किसी रीजन में टफ, क्या किसी रीजन में अगर बात करी जाए तो पर्टिकुलरली इजी पेपर आए हैं, जैसे वेस्ट रीजन है, सेंट्रल रीजन है, तो नहीं, अगर कहा जाए तो ओवरऑल जो पेपर है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट है। टॉपिक वाइज रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो कहीं बाहर से प्रश्न नहीं है, टॉपिक वाइज में बिल्कुल आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए काफी पेपर इजी रहा होगा। 80 to 85% क्वेश्चन तो आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से एनालाइज करके टिक आउट करा होगा, सही टिक आउट किया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, ऑब्वियसली बात है, अगर बहुत सारे बच्चों ने अगर आपको ये सेट मिला था पेपर का, क्वेश्चन पेपर कोड आप देख सकते हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, जरूर बताना, सो दैट जो भी आपका निष्कर्ष होगा, जो भी आपके एक प्रकार के सॉल्यूशंस होंगे, हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ आगे किस प्रकार से और चीज़ें बेहतर करी जा सकती है। ओके, आज आप देख पा रहे होगे ये पेपर सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। 90 मिनट का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 40। ठीक है, पेपर दोनों ही फॉर्मेट में था, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आपको ये प्रश्न जो है वो मिला है। ठीक है, चलिए अब देखो 60 प्रश्न कुल थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, जिनको अगर नहीं पता हो या ऑब्वियस बात है पता भी होगा, तो 60 प्रश्न थे टोटल, जिनमें आपको 50 ही अटेम्प्ट करने थे। तो जो स्मार्ट बच्चे अगर जिन्होंने 60 में 60 अटेम्प्ट कर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है या हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, बट स्टिल जितना कहा जाता है उतना किया करो। ठीक है, 60 क्वेश्चन में अगर 50 बोला जा रहा है, 50 अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 24 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे सेक्शन ए में। बी में बात करी जाए तो 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और अगर सी सेक्शन में बात करी जाए तो केस स्टडीज थे, जो कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे केस स्टडीज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवा रखे हैं। चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे यहाँ पे मित्र, कि सेक्शन ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया आपका, A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of the insoluble substances. याद होगा आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, ये रिएक्शंस के बारे में जरूर जिक्र करा होगा कि किस प्रकार का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन, रिएक्शन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, और क्या यहाँ पे बनता है, यहाँ पर बनता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, यही आपका प्रेसिपिटेट है। और इसकी अगर बात करी जाए तो ये किस प्रकार कलर का होता है, तो ये अपना होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, ये यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए प्रश्न दूसरा, देख रहे हो कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिकल रिएक्शन से, है ना। तो आपको पढ़ के अच्छे से जाना था, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से पेपर करके आए होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। याद होगा आपको, मैंने अल्कलीज के बारे में आपको जब थ्योरेटिकल क्लासेस में पढ़ाया था तो बताया था कि ऐसे बेसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, यही दो यहाँ पर एक तरीके से अल्कलीज हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, है ना। क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो क्या हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के हैं, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड का ए आंसर यहाँ पर सही है। चलिए थर्ड, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर निकलने वाली है जो गैस है इसके बारे में आपको बताना था कि कौन सी गैस यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ा होगा ना, इस बारे में अगर जानकारी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि ये आपके रेफरेंस किताबों में भी इसके बारे में जिक्र आपको जरूर देखने को मिला होगा। मैं आपको शुरुआत से मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ करके जाना है, या रेफरेंस किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर पढ़ के जाना है। थ्योरेटिकल क्लासेस में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी किताब से ये क्वेश्चन है, कहीं से बाहर से नहीं है। ठीक है, अगर उत्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड, यानी कि ये गैस जो है दैट इज हाइड्रोजन गैस, पॉपिंग साउंड के साथ निकलती है। अगला प्रश्न, अब देखो प्रश्न जो है वो बैलेंसिंग से भी पूछा गया था। अब तो बैलेंसिंग के बारे में तो अपन ने काफी जबरदस्त तरीके से पढ़ी थी चीजें, आपको तो मैंने ट्रिक्स बता रखे हैं कि कोफिशिएंट्स कैसे लगाने हैं, क्या क्या तरीके हैं, बता रखा है सब कुछ। ठीक है, बैलेंसिंग में कहीं बाहर से प्रश्न बहुत टिपिकल नहीं पूछा गया। आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या यहाँ पर बेसिकली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। अब देखो एसिड बेसिस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो भी फूड सब्सटेंसेस हम लोग अपने सेवन के तौर पे है ना हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनके एसिड्स के बारे में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यार। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे एक तरीके से अगर आप बात करी जाए टॉपिक्स हैं, चीजें हैं जहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्लासेस जब ली थी वहां पर भी आपको बता रखी है। क्या हो जाएगा, ऑरेंज तो ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, और एंट जो है वो मिथेनोइक एसिड क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। सौर मिल्क और टेमरिंड क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 एंड अगर 3 बात करी जाए तो 5 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि 5 अगर बात की जाए 1 एंड 2, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्या है यहाँ पर गलत, थर्ड और फोर्थ क्या होगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ठीक है, एंड स्टिंग क्या करता है, मिथेनोइक एसिड, टैमरिन एसिटिक एसिड, दोनों ही गलत है। ठीक है, चलिए फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन याद आ रहा होगा, कुछ दिनों पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाला, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। पढ़ के क्या, रट के जाना है। मैंने तो आपको ये बोला था कि ये चीजें आपको रट के जानी है और उन सब चीजों से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले। तो बात समझ में आ रही है, जो चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर बताई जा रही है मेरे द्वारा, वो आपको जरूर फॉलो करनी है, क्योंकि तभी आप कहीं ना कहीं बेहतर मार्क्स स्कोर करोगे, आपको भी एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा आप स्कोर करोगे। देखो बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछा गया है कि ये जो फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार का रिएक्शन है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये एक्सोथर्मिक है, क्या इंडोथर्मिक है, क्या न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये हम जानते हैं ऑब्वियस सी बात, क्या है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस गिवन बिलो आर करेक्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको मैंने कहीं ना कहीं डिटेल में करवा रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर बात करी जाए 7 के आंसर की, तो 7 का आंसर यहाँ पर बी, यानी कि 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये तीनों जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, कंसेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ सो दैट आप मैच कर सकते हो अपने दिमाग में, अगर आपको याद हो चीजें कि इसका आंसर क्या मारा था। चलिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि पेपर जो है वो काफी मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से प्रश्न पूछे गए। 8वां, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज ट्रू फॉर बेसिस। ठीक है, अब देखो बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, दूसरा है बेसिस हैव ए पीएच लेस देन 7, बिल्कुल गलत बात है। बेसिस आर सॉर, बिल्कुल गलत बात है, बिटर होते हैं। बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इज एडेड टू देम, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और ब्लू लिटमस को रेड एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या अगर बात करी जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस हो सकता है, अगर क्वेश्चंस में करना चाहें तो रेड लिटमस को ब्लू होना चाहिए, बट ठीक है, ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आया तो यही यहाँ पर कहीं ना कहीं सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9th,
स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो अगर 9th की बात करी जाए यहाँ पर, तो आपको बेसिकली इस यहाँ पर देखो केमिकल जो उसके फॉर्मूले हैं उनके आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम एसीटेट कहाँ से डिराइव होता है, पेरेंट एसिड क्या है, पेरेंट बेस क्या है, किस प्रकार का सॉल्ट है, सब के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया। बाकी सब जगह क्या है, कहीं ना कहीं गलत दी गई है चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10th कहता है यहाँ पर, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी कुछ दिनों के पहले की क्लास में ही मैं इसको डिस्कस कर रहा था, याद होगा आपको, है ना, और वहीं से प्रश्न देखो आ गया, और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, अगर आप थ्योरेटिकल क्लासेस आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट, तो अगर यहाँ पर देखा जाए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आप पढ़ोगे स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ जाओगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। बाकी सब स्टेटमेंट्स बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। आपने पढ़ा होगा, प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ज्यादा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। आगे बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल मार्क्ड ए बी एंड सी, ए बी सॉरी, इन द डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन हार्ट एज शोन। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट अभी देखो कल की ही क्लास में, समझ रहे हो बच्चों, कल की ही क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है, जरूर मतलब जरूर, और उससे प्रश्न है। आ रही बात समझ में? तो जो बताई जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उससे ही प्रश्न आपको प्लेटफॉर्म में या एक प्रकार के अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, प्रश्न अगर सही उत्तर की अगर बात की जाए तो 11th का जो सही उत्तर है वो है अपना बी, यानी कि 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली यहाँ पर सही उत्तर है। ब्लड वेसल बी क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, और ब्लड वेसल अगर यहाँ पर बात करी जाए बी का और क्या काम है, तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एंड इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। यार मैंने देखो आपको बोल रखा था कि हार्ट क्या है, काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का या लाइफ प्रोसेस का। बात समझ में आ रही है? चलिए, प्रश्न 12, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। किस बारे में पूछा जा रहा है? एनारोबिक, बुद्धि में जा रही है बात, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी कुछ दिनों के पहले की क्लास में आपको पढ़ाया था, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये यहाँ पर क्या है, सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको कहीं ना कहीं एनारोबिक रेस्पिरेशंस में देखने को मिलती है। इनका फॉर्मेशन होता ही है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का होता है, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, इन सभी का प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्मेशन आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में जरूर देखने को मिलता है। और आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं देखने को मिलता। प्रश्न समझ करके उत्तर देना था। करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगर यहाँ पर उत्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर है, यानी कि 1 and 3। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखो यार, इकलौता सेल है बेचारे के पास, ठीक है, यूनिसेलुलर वाले की तो बड़ी दिक्कत की बात है, इकलौता सेल है उसके पास, तो कितनी चीजें ब्रेक डाउन कर लेगा वो, है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। उनके एक तरीके से फूड सब्सटेंसेस भी बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरे ऑप्शन की बात करिए तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, अगर आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अमीबा, तो इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, जैसे कि फूड वैक्यूल हो गया, किस प्रकार से किस प्रकार सारी प्रक्रिया आपको पता है। चलिए, अगला प्रश्न 14-15, बताते जाना कमेंट में आप भी कि आपने क्या चीजें मार्क करी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। ठीक है, यानी कि आपको यह बताना है कि इनमें से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर क्या रिमूव नहीं होता। ठीक है, तो यूरिया, एक्सेस वाटर, ड्राई लीव्स, ये क्या होते हैं, बेसिकली रिमूव्ड हो जाते हैं। यहां पर आपको बताना है कि नहीं रिमूव होता। रेजिन्स एंड गम्स, ये क्या रिमूव नहीं होते प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, यूरिया, एक्सेस वाटर, ड्राई लीव्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए, प्रश्न 15, याद आ रहा है, कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी वाले के बारे में कि जरूर पढ़ के जाना है आपको, है ना, और उससे प्रश्न है। ठीक है, देखो जितने टॉपिक्स बताएं उस टॉपिक से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिले। मैं एक्स्ट्रा की बात नहीं करता, ज्यादा की बात नहीं करता,
लेकिन जितने टॉपिक्स बताए हैं उनसे प्रश्न आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिले हैं कि डायग्राम किस प्रकार का है। लाइफ प्रोसेस वाले में मैंने आपको डायग्रामेटिक वाली चीजें भी पढ़ाई है, ठीक है। चलिए, तो 15 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए शोन इन द गिवन फिगर। यानी कि यहाँ पर कहीं पे ए है और इसके रोल के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा ब्रीथिंग साइकिल में, ठीक है। तो अगर करेक्ट उत्तर की बात करी जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर होता है सी, यानी कि 1 and 2, 1 and 2। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, ठीक है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से डायफ्राम की अगर बात कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमाटा ऑफ अ ग्रीन लीफ शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट से कहीं ना कहीं प्रश्न ये नहीं है। ये बेसिकली अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे अगर बात करी जाए कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन प्लांट्स में किस प्रकार से होता है, उससे ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर 16 की अगर उत्तर की बात करी जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट इन द गार्ड सेल्स, ये यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनकेव मिरर यूज्ड। कनकेव मिरर के यूज्ड से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यूजर्स। अब जिसने पढ़ा होगा उसने आराम से टिक करा होगा, कोई भी दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। 17 का ऑप्शन ए सोलर कुकर, याद आ रहा है, किताबें में दी गई है यार, आपकी किताबें में ये चीजें दी गई हैं। आपने जब किताबें पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी हो, रेफरेंस किताबें हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है किताबों में। अगर आपने नहीं पढ़ा है बहुत दिक्कत की बात हो जाएगा। चलिए देखो आगे आपको लेंसेज के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। A student wants to obtain a magnified image of an object AB as on a screen, which one of the following arrangement shows the correct position of AB for him or her to be successful। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिए गए थे। अगर डायरेक्ट ऑप्शन की बात करिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही था, ठीक है ना। कि अगर बियॉन्ड अगर हम बात करें यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, या अगर बियॉन्ड बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रखा गया 2F के बियॉन्ड रखा गया तो इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। अगर बात करें तो बिहाइंड है ना, जो लेंस के बिहाइंड अगर बात करी जाए तो इस प्रकार का इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 19, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ लाइट, एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसका यूज जो है वही लाइट के एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या डाइवर्जिंग रेज आपको दिखाई दे रही है। कनकेव में तो क्या हो जाता, कनकेव में कन्वर्जिंग रेज आपको दिखाई देती, और लेंस तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर जो है वो कहीं ना कहीं सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, A ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.50, enters medium B of refractive index 1.33 and finally enters medium C of refractive index 2.42. In this ray emerges out in air from C. Then for which of the following pairs of media the bending of light is least? अब देखो, आपको सीधी सी बात इस बारे में जानकारी होगी कि जब हम लोग रिफ्रैक्शंस पढ़ते हैं, है ना, तो रिफ्रैक्शंस का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसका रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में क्या चीज है गलत यहाँ पर कही जा रही है। अगर आपको स्टेटमेंट की बात करी जाए तो स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। आपने स्टेटमेंट्स पढ़ रखा होगा यार, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बस मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ कि आंसर यहाँ पर सही होगा। ये यहाँ पर आंसर आउट है, आप ये समझ लो। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, प्रश्न कहता है फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो बेसिकली इमेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि साइन नेगेटिव वैल्यू लेस देन 1, साइन नेगेटिव वैल्यू लेस देन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को किसी प्रश्न में डाउट है, दिक्कत है, तो जरूर कमेंट करके बताना, सो दैट मैं उसको जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आपको बता दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, A ray of light is incident as shown. If A, B and C are three different transparent media, then which among the following option is true for the given diagram?
ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगल्स के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पर जो डायग्राम है वो सही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 से छोटा होने वाला है। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन नंबर। इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द कलर ऑफ वाई रिप्रेजेंट द, ठीक है, तो व्हाइट लाइट यहाँ पर एंटर हो रही है और इस प्रकार से एक्स और वाई के तौर पर व्हाइट लाइट बाहर निकल रही है या स्प्लिटिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, एक प्रकार का एटमोस्फेयर नहीं है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो सेक्शन ए हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या कर लिया, पूरा डिटेल में यहाँ पर बात कर लिया। अब देखो मैंने आपको 24 आउट ऑफ 24 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर बता दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली जिसने जिस प्रकार का उत्तर दिया होगा उस प्रकार से प्रश्न इस प्रकार से सही है। सेक्शन बी की बात करेंगे। अब देखो सेक्शन बी क्या, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा घुमावदार है या थोड़ा सा टिपिकल चीजें आएंगी, बट इसमें भी मैंने चेक करा, एनालाइज करी, बहुत ही बेसिक सी चीजें आपको देखने को मिली हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि हीट देने के बाद, है ना, केमिकल रिएक्शन कौन से टूटते हैं, कौन से रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रकार के रिएक्शन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर की बात करी जाए तो अपना 25 का ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वाटर के ब्रेकडाउन के लिए हीट देने की आवश्यकता होती है और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है मित्र। ठीक है, चलिए शेयर कर देना यार, क्योंकि लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। टर्म 2 के लिए भी हम लोग जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो अगर आपने जुड़ा नहीं, अगर आप जुड़े नहीं हो अब तक तो जुड़ जाना प्लेटफॉर्म के साथ। कंसिडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल। ठीक है, तो पीएच वैल्यूज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H प्लस आयन, समझ में आ रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि एसिड बेसिस वाले में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एसिड्स के बारे में आपको H प्लस आयन के ऊपर किस तरीके से फोकस करना है, बकायदा फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो वहां से ये प्रश्न डायरेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो 26 की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिया गया है और प्रश्न के आधार पर, ठीक है, आपको यहाँ पर सही उत्तर चुनना था। ये पूरा आपने सेटअप देखा होगा एक प्रकार से, P क्या है, Q क्या है और यहाँ पर किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें 27 की, तो यहाँ पर 27 का डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। K2CO3P है। Q की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है और मिल्की एक तरीके से क्या है, मिल्की यहाँ पर टर्निंग आपको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये आपको लिव्स डॉट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से आपको इसमें क्या करना था, सीधी सी बात है, आपको वो प्लॉट कर देना था, बना देना था और टिक आउट कर देना था। हलवा प्रश्न कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हलवा प्रश्न कहते हैं इसे। चलिए अभी तक जितने प्रश्न मैंने करवाए आपको याद होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं भी बहुत हार्ड टिपिकल प्रश्न नहीं है। द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर, है ना, तो इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स होंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो NaCl है, AgNO3 है, Al2SO4 होल 3 है, ZnSO4 है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कौन करेंगे, जिनकी रिएक्टिविटीज में थोड़े बहुत अंतर होगा, है ना, जो कि दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने की ताकत रखेंगे। सीधी सी बात है, तो इसको आपको पकड़ना था और यहाँ पर उत्तर देना था, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर अगर 29 की बात करिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 3 and 4 आर शोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बात आ रही समझ में। चलिए प्रश्न 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इनमें डायरेक्ट आपको याद होगा, फॉर्मूला वाइज भी आप याद कर सकते थे कि इनमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं देखने को मिलता, डू नॉट, है ना, डू नॉट। चलिए एसोसिएशन रीजन के आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन एसोसिएशन रीजन के भी हैं। आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर होगा, तो मैं आंसर आपको बताते चले जा रहा हूँ। चलिए एसोसिएशन रीजन के स्टेटमेंट्स आप सबसे पहले पढ़ दो। एसोसिएशन का स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड्स। रीजन कहता है NaHCO3 इज ए माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर उत्तर की बात करी जाए तो उत्तर क्या है, सी सही होने वाला है, सी, है ना। एसोसिएशन क्या है, ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो 32 क्वेश्चन की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो 32 क्वेश्चन क्या कहता है, एसोसिएशन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस।
रीजन मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सीधी सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन की बात करी जाए सी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एसोसिएशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। 33 कहता है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। ठीक है। रीजन कहता है द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। पढ़ रखा होगा आपने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसर्शन इसमें फॉल्स है, रीजन बिल्कुल यहाँ पर सही है। 34 कहता है सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। ठीक है, पढ़ रखा होगा आपने। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एसर्शन सेज दैट hydrochloric acid helps in the digestion of food in the stomach. Reason hydrochloric acid creates an acidic medium to activate protein digesting enzymes. बात समझ में आ रही है? पढ़ रखा होगा आपने। सीधा सा इसका जो उत्तर हो जाता है वो उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। अगला प्रश्न, A student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा आपको बताना था कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है मित्र। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए थे आपसे, आप इतने बेसिक से प्रश्न है। ठीक है, और जिन बच्चों ने इनमें भी अगर गलती करी होगी उनकी तो भैया क्या ही तैयारी रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना, तरीके से पढ़ लो, तमीज से पढ़ लो, है ना, क्योंकि देख पा रहे हो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल टॉपिक से पूछे गए हैं, टॉपिक से। बहुत बच्चे घबरा रहे थे कहाँ से प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे। मैंने हमेशा बोला प्रश्न आपके टॉपिक से आएंगे और वहीं से आया है। एक एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से पूछा गया है और क्या व्याख्या है। ठीक है, 37 की बात करी जाए, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स, अ फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर एज शोन। ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो 37 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट फॉर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, टॉपिक वाइज है। 38. Observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when the person exhales into the test tube? Lime water है। ठीक है, तो लाइम वाटर में अगर आप एक्सेल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 39. The lens can converge the sun rays at a point of 20 centimeter away from its optical center. The power of lens is। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पावर ऑफ लेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी आपने पढ़ रखा होगा। 1/f कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं, या इस प्रकार से चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग पर्टिकुलरली लेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। ठीक है, तो उसके आधार पर ये हम लोग चीज़ें जानते हैं। सही उत्तर की अगर बात करी जाए तो 39 का अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, -2d यहाँ पर करेक्ट उत्तर होने वाला है। बात समझ में आ रही है? बेसिक से न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बेसिक से बिल्कुल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain an virtual image? Converging mirror है, यानी कि कनकेव मिरर है और आपको वर्चुअल इमेज चाहिए, तो कहाँ पे रखेंगे बताइए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्लेस कर दें, तो हमें एक वर्चुअल इमेज की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे। अब देखो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए डियर इज मोर एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए टाइगर। द रीजन फॉर दिस इज, है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर बारे में बात करी जा रही है कि डियर का क्या है, कहीं ना कहीं मोर है, ज्यादा है। लेंथ वाइज अगर बात करी जाए तो टाइगर का क्या है, कंपेरिजन वाइज यहाँ पर आपको चीजें दी गई है। तो 41 के उत्तर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन्स, ये कंपेरिजन है उन दोनों के बीच में। 42 क्वेश्चन की बात करी जाए, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लोएम किसके हेल्प के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के बॉडी के अंदर वो कर पाता है। आपने पढ़ रखा होगा टॉपिक से, ये क्वेश्चन है बिल्कुल, सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। बिल्कुल ही आसान प्रश्न, हलवा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला, a converging lens form a 3 times magnified image of an object which can be taken on a screen. If the focal length of the lens is 30 cm, then the distance of the object from the lens is। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये बहुत ही बेसिक से अगर बात करी जाए कि कन्वर्जिंग लेंस है,
3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है आपको कहीं ना कहीं 3 इस प्रकार से आपको करके फॉर्मूला वाइज बताना था, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा आपको, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है, -40 सेंटीमीटर इसका उत्तर होना चाहिए। चलिए देखो डायग्राम से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी कितनी बारी बताया कि डायग्राम पढ़ के जाना है, कल ही बताया, कल वाली क्लास भी अगर आपने देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन अबव। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उसमें से इनमें से क्या ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। तो 44 का क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, इमेज विज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। ये बिल्कुल गलत बात है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सीधी सी बात है यार। ठीक है, चलिए 45 क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको टिपिकल लग रहा होगा तो हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज वाइज अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा, वैसे इतना कुछ खास टिपिकल नहीं है। 45 की अगर बात करी जाए तो इन द डायग्राम शोन बिलो N1 N2 N3 या eta1 eta2 eta3 जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। तो यार देखो ये जो रेज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसके आधार पर आपको प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर देना था। ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पर बेंट हो रहा है, किस प्रकार से अब अगर बात करी जाए टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो 45 का आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। eta3 जो होगा वो ग्रेटर देन N1 या eta1, जो भी आप समझ सकते हो इस प्रकार से। चलिए आगे बात करेंगे 46 एंड 47 क्वेश्चन नंबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी इज 1.33। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, और ये सारे जो अगर मैं न्यूमेरिकल की भी बात करूं मित्र, तो आपके कहीं ना कहीं अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़े होंगे या रेफरेंस किताबें पढ़ी होंगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डायरेक्ट देखने को मिला होगा। डायरेक्ट बात समझ में आ रही है, वहां से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको रिलेटेबल दिख गए होंगे। डाटा हो सकता है चेंज होगा, लेकिन प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। ठीक है, 46 अगर क्वेश्चन नंबर की बात करी जाए तो 46 क्वेश्चन नंबर का अगर सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट। 47 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज 10 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड इज, यानी इमेज की हाइट बतानी है। 47 का करेक्ट आंसर अपना बी होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप घर पे भी देख सकते हो, इतना मैं एक्सप्लेन आपको कर दे रहा हूं। चलिए 50 ml of tap water was taken in a beaker, hydrochloric acid was added drop by drop to water, the temperature and pH of the solution was noted, the following graph was obtained, choose the correct statement related to this activity। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, ठीक है, और उसके आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, बताना है कि क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 48 की अगर उत्तर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2 and 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो रहे थे, और ये यहाँ पर सही उत्तर है। ये वन शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको आंसर्स पता चल जाएंगे यार कि आंसर्स क्या हैं, क्या मैंने सही मार्क किया, गलत मार्क कर रहा। अब अपनी जो भी आपने आंसर्स मार्क कर रहे हैं यहाँ से चेक कर लो, ये बिल्कुल करेक्ट, और अगर मैं बोलूँ तो ऑथेंटिक उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सही है भाई। ठीक है, केस वन, अगर केसेस आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न 49 से बात करेंगे, तो 49 से प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो 49 से लेकर के 52 तक केस वन था, जिसमें आपने केसेस के बारे में पढ़े होंगे। उत्तर की अगर बात करी जाए तो 49 का ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर सही होता है, बिल्कुल सही है। 50 की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है, यानी कि पोटेशियम। 51 बी यहाँ पर सही है, यानी कि क्यू, और 52 यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बात समझ में आ रही है। केस स्टडीज के उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं, केस स्टडीज आपने पढ़ रखी होगी। चलिए, डायलिसिस आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे पा रहा है, ये डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ये पूरा केस स्टडीज है, और उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए 53, 54, 55 एंड 56 चार यहाँ पर फिर से आपको केस स्टडीज के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। 53 के उत्तर की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 53, 54 की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, सो दैट आप अपना चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। 55 का सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, लिम्फ। 56 की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लोमेरुलस यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। लास्ट के कुछ चार प्रश्न जिनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के आधार पर भी यहाँ पर एक केस स्टडीज पूछी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्न है 57, 58, 59 और 60। ठीक है, मैंने 60 के 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा दिए हैं आंसर वाइज।
आप अपना चेक कर सकते हो, मिला सकते हो कि हाँ क्या आंसर सही है, क्या गलत है, आपने क्या टिक आउट किया है। ठीक है, और इनमें से कोई 50 ही आपको करने थे, तो ओवरऑल तो टोटल करने भी नहीं थे। 57 की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बोथ कनकेव। 58 है यहाँ पर बी, ठीक है, करेक्ट है। 59 की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और 60 की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाले हैं। ठीक है, तो मित्र यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में कंप्लीट पूरा आंसर्स बता दिया है, पूरा अच्छे तरीके से, एक तरीके से जो भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी वो बता दिया है। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट डिस्कशन देख लिया, प्रश्नों के उत्तर देख लिए। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि किन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हैं। ठीक है, आगे की तैयारी भी उस हिसाब से आप करो, है ना। आपने अच्छी तैयारी ऑब्वियसली करी होगी, पढ़ाई होगी अच्छे तरीके से कंसेप्ट को। ठीक है, तब तक के लिए निराश नहीं होना कि अगर किसी ने कम अटेम्प्ट किए हैं, गलत हो रहे हैं, तो परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। टर्म 2 में बहुत तगड़ा परफॉर्म करना है, इस बात को अपने दिमाग में आज ही बैठा लो। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, खुश रहो, अपने घरों में सेफ रहो, अच्छे तरीके से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।